हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 38, यानी कि 38वीं क्लास है। और अभी तक जो है 37 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारी क्लासेस आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है TGT, PGT, STAT, EMRS, LT ग्रेड। इनके नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ से मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू किया था। तो दोस्तों आप वहाँ से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके आप उसे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि सारी वीडियोस मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों अभी तक जो 37 वीडियोस डाली है उसमें मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल संपूर्ण करवा दिया है। और कल की जो 37वीं वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आधुनिक काल के बारे में आप सभी को बताया था। आधुनिक काल का नामकरण भी मैंने बता दिया था। आधुनिक काल का जो विकास क्रम हुआ वो 2 भागों में हुआ। गद्य का भी विकास हुआ और पद्य का भी विकास हुआ। तो हमने पद्य के विकास क्रम से हमने स्टार्ट कर रखा है। और पद्य के विकास क्रम से अगर आधुनिक काल को देखें तो सबसे पहला काल आता है भारतेंदु युग, उसके बाद आएगा द्विवेदी युग, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, पीछे की वीडियो से आप जुड़ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ भी लिया होगा और आपने जो नोट्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे। एक अभी मेरे पास कमेंट आया था कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ और आप इसे ले सकते हैं। ठीक है। बाकी जो कई सारे कमेंट ऐसे हैं वो कमेंट कर देते हैं, लगता है कि मेरी वीडियो देखते नहीं हैं। वीडियोस में मैं सारी बात बताती हूँ। जो भी कमेंट आप लोग करते हैं उसके बाद जो तुरंत मैं वीडियो डालती हूँ उसमें भी मैं उसका जवाब दे देती हूँ। तो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहला आधुनिक काल के पद्य के विकास क्रम से हिसाब से अगर पहला ही काल आता है, युग आता है, तो वो आता है भारतेंदु युग। अब हम इसमें भारतेंदु युग पढ़ेंगे और भारतेंदु उस युग को नाम दिया भारतेंदु के नाम से। अब उसमें केवल एक अकेला भारतेंदु नहीं है, उनका पूरा मंडल है। यानी कि भारतेंदु के अलावा उनके समकालीन जो और भी अन्य कवि थे उनकी सारी रचनाएं पढ़ेंगे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे कि इनके नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये भी बताऊंगी साथ साथ कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतेंदु जी का जो जन्म 1850 में हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना अपार साहित्य लिखा और काफ़ी हिंदी साहित्य में इनका नाम भी है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करूँ तो वो काशी है। पिता का नाम गोपाल चंद और इनके गुरु थे सितारे हिंद। उसके बाद इनको किस नाम की उपाधि मिली तो इनको, वैसे तो इनका हरिश्चंद्र नाम है, इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई है। तो उपाधि इनको कौन सी मिली? भारतेंदु की उपाधि मिली और इनका उपनाम है रसा नाम से। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु जी है जो किस उपनाम से उर्दू में लिखते थे। तो ये रसा उपनाम से लिखते थे। इनका रसा उपनाम किसका है ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो रसा जो उपनाम है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और TGT, PGT, STAT में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, सभी देखेंगे हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी हमें थोड़ा समय मिला है। अभी जब नेक्स्ट डेट जो आती है STAT की तब तक मैं कोशिश करूंगी कि आधुनिक काल को हम समाप्त करके और जो गद्य भाग है आधुनिक काल का हम उसे भी स्टार्ट कर दें। जो भी कैंडिडेट गद्य पढ़ना चाहते हैं मेरी वीडियो डालने से पहले तो आपको ये गद्य में नाटक की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, निबंध की अलग से मिल जाएगी, उपन्यास की अलग से मिल जाएंगी। आप वो सारी वीडियोस देखकर और वो अपने नोट्स कंप्लीट कर लें और उन रचनाओं को सभी को आप याद कर लें। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 175 बताई जाती है और जो काव्य ग्रंथ है उनमें से, क्योंकि इनकी भी गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हैं, तो जो काव्य ग्रंथ है उनकी संख्या 70 है। अब काव्य संग्रह देखते हैं यहाँ पर और यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है
कि ये काव्य संग्रह किसका है। तो दोस्तों ये देखते हैं, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, इनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुकुल और भी आगे हैं। अभी मैं आपको इन्हीं की ट्रिक बताती हूँ कि आपको किसके करनी है। इनको आपको याद रखना है। प्रेम प्रेम वाले सबसे पहले, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, ठीक है। और इतने इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि प्रेम प्रेम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भक्ति सर्वस्व, भारतेंदु जी के लिए भक्ति ही सब कुछ था, भक्ति से ही उन्हें प्रेम था, इस तरीके से याद रखें। कार्तिक स्नान, वैशाख मातम्य, और इनमें से और ज़्यादा जो है रचनाएं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरीके से आप याद करेंगे। और देखो, जब इनकी रचनाएं 175 के आसपास है, सारे काव्य रचनाएं 70 की 70 यहाँ पर दी गई हैं। शायद ही कोई बुक होगी जिसमें आपको इस तरीके से मिल सकती हैं। तो दोस्तों आपको सारी नहीं रटनी है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, देखो ये प्रेम, फिर ये भी जोड़ लेना उसमें, प्रेम में प्रेम फुलवारी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मैं तन में लीला, दान लीला, और उसके बाद है उर्दू का श्यापा, ये इम्पोर्टेंट है इनकी रचना। प्रबोधनी, जिसमें इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, ये प्रबोधनी रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। बकरी विलाप, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है आपको वही लिखनी है। और इसमें एक और है, विजयिनी विजय वैजयंती, जब भारत विदेश में भारत की सेना गई थी, कौन से देश का था मुझे नाम तो याद नहीं है, और वहाँ से जब विजय हासिल करके आए थे तब उन्होंने ये रचना लिखी थी, विजयिनी विजय वैजयंती, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद जो मैंने उर्दू का श्यापा बताया आपको, ये इम्पोर्टेंट है उर्दू का श्यापा। और तन्मय लीला, दान लीला, ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो मैंने पीछे बताया, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, ये आपको जरूर कर लेनी है। तो प्रेम 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 से आपको याद आ जाएंगी, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, ये दोनों याद रखना। और प्रेम विनोद, वर्षा विनोद और फूलों का गुच्छा, 2-3 बार इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। अब इनसे संबंधित बातें पूछते हैं। देखो ये सामने ही आ गया है, भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती, ये जो मैंने रचना बताई कि इनकी इम्पोर्टेंट है। शीर्षक कविता, मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो मैं मिस्र, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, मिस्र में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी, तो उसी की खुशी में इन्होंने कविता लिखी थी, और कविता का नाम था विजयिनी विजय वैजयंती, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बताए हैं दोनों ही प्रश्न, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर तो आप जितनी मर्जी स्टार लगा लें कि भारतेंदु ने नारी भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र, ये 2 रचनाएं हैं, इनका अनुवाद किया किस किस नाम से, क्रमशः नारद भक्ति सूत्र का तो अनुवाद किया तदीय सर्वस्व, इसका ये सन भी याद रखना कि 1874 में किया। उसके बाद जो सांडिल्य भक्ति सूत्र, ये जो ग्रंथ था, इसका किस नाम से किया, भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से। इन 2 शीर्षकों से इन्होंने इनका क्या किया, अनुवाद किया। इम्पोर्टेंट रचना है, याद रखें। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। अब देखिए ये छंद हैं, ये छंद हैं। पैरोडी छंद तो हमने भी नहीं पढ़ा है कि कौन सा छंद है, बहुत सारे छंद होते हैं। हम मुख्य रूप से दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, यही छंद हम मुख्य रूप से पढ़ पाते हैं। तो शैलीगत रूप है ये, इसका मतलब शैलीगत का रूप मतलब ये है,
अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी पढ़ाने की शैली अलग है, मेरी लिखने की शैली अलग है, मेरी पहनने ओढ़ने की शैली अलग है। तो इसी प्रकार से हर कवि के लिखने का जो तरीका था वो अलग अलग था। तो ये अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से शैली कौन कौन से रूपों को अपनाया कविता लिखने में, तो इन्होंने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया, पैरोडी, श्यापा, गाली और लावनी, इन छंदों का इन्होंने, शैली का मतलब छंद, इनका प्रयोग किया। अब इनकी ये जो कविता ही इम्पोर्टेंट भी है सारी, याद रखना। जो बंदर सभा है मैंने इम्पोर्टेंट बताई थी आपको, ये पैरोडी छंद में लिखा। फिर दूसरी मैंने इम्पोर्टेंट रचना बताई थी उर्दू का श्यापा, तो ये श्यापा छंद में लिखा। समधिन मधुमास, ये इन्होंने गाली, देखो समधि समधन, जो अपने देसी अपने लोक संस्कृति की अगर बात करूं तो उसमें भी जो समधि समधन होते हैं, जब इनको सीखने देते हैं ना तो उसमें भी गालियां दी जाती हैं, समझ गए, ये छंद हैं। और नए जमाने की मुकरी, तो ये मुकरी छंद में लिखा गया। प्रातः समीरन, तो ये प्यार। वर्षा विनोद जो है ये लावनी छंद में लिखा गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे एस्टेट में इनसे प्रश्न तो कभी नहीं पूछा गया है, पर हो सकता है पूछ भी ले। उसके बाद इनकी एक अगली रचना आती है रानी छदम लीला और तन्मय लीला और देवी छदम लीला। ये प्रबंध गीति हैं। और विजयनी विजय वैजयंती, ये जो है हिंदी भाषा, ये जो दो रचनाएं हैं ये निबंध काव्य के रूप में लिखी गई हैं। यानी कि ये जो रचनाएं हैं एक तरीके से निबंध की तरह लिखी गई हैं। और ये जो रचनाएं हैं रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, ये प्रबंध गीति काव्य में लिखी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कविता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखा। कौन सी बोली में लिखी? खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु मंडल के अब अन्य कवि काल कर्मानुसार निम्नलिखित हैं। अभी तक हमने भारतेंदु जी के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हम इनके बारी बारी एक एक इनके मंडल के जो और अन्य कवि हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और आज हम पूरा ही कर देंगे भारतेंदु मंडल को, थोड़ा जल्दी स्पीडली करेंगे क्योंकि आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। अब भारतेंदु के अलावा आप अपने नोट्स बना लें। नंबर 1 पर भारतेंदु डालें, नंबर 2 पर बद्री नारायण, 3 पर प्रताप नारायण मिश्र, इस तरीके से। और भाई मैंने भी ये सारी रचनाएं इनकी रटी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेम घन भी उपनाम से बुलाते हैं। प्रेम घन आप समझ जाएंगे, इन्हें पूरा नाम है इनका। इनकी रचनाएं कौन सी है? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, व्रजचंद प्रपंच, सूर्य स्त्रोत। अब सोच रहे होंगे कि मैम याद कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने भी ये रटी थी क्योंकि इसमें 7-8 ही कवि हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जीर्ण जनपद, जीर्ण शीर्ण मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है ना, तो जो जीर्ण जनपद था उसके आनंद का उदय हुआ, अरुणोदय हुआ। तो जब वो जीर्ण जनपद था, कौन? बद्री नारायण चौधरी जो थे। मैं जब भी ट्रिक बनाती हूँ तो पहले कवि को ही ऐड कर लेती हूँ उस ट्रिक में ताकि याद रहे। बद्री नारायण चौधरी जो थे जीर्ण जनपद से बिलोंग करते थे। फिर एक बार उसके जीर्ण जनपद में आनंद का अरुणोदय हुआ, उससे वो हार्दिक हर्षामरस मतलब हृदय से काफ़ी खुश हुआ। मयंक महिमा, मयंक मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा की तरह उसकी महिमा चमकने लगी। और फिर अलौकिक लीला से प्रकट होने लगी। मयंक की तरह जब महिमा उसकी चमकने लगी तो क्या हुआ? अलौकिक लीला, अलौकिक मतलब जो इस लोक में नहीं है उस तरीके की उसकी लीला होगी। और लीला होते ही वर्षा बिंदु, वर्षा का बारिश होने लगी। लालित्य लहरी, सूर्य स्त्रोत। अब वर्षा कहाँ से होती है? सूर्य में से निकलकर वर्षा आने लगी। इस तरीके से आप ये ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसी तरीके से ट्रिक बनाई थी, मैंने ट्रिक से बताई है आपको और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी याद हो जाएंगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अब आता है प्रताप नारायण मिश्र और इनकी रचनाएं भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की याद कर लेना। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। अब मैंने ये इनको कैसे याद की थी,
जैसे मैंने सभी की एक बार तो याद कर ली। याद करने के बाद मैंने एक जॉइंट पेज पढ़ा कॉपी में से या एक रफ कॉपी ली और सभी कवियों का नाम लिख लिया। पहले भारतेंदु का लिख लिया, फिर प्रेमघन का लिख लिया, फिर प्रताप नारायण का, और खाली छोड़ दिया। 3-3 4-4 लाइनें इसमें छोड़ दी। फिर मैं अपने फेयर नोटबुक बंद करके और मैंने इनकी रचनाएं शुरू की। फिर मैंने फेयर नोटबुक से टैली की कि मैंने कौन सी छोड़ दी। तो इस तरीके से आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण पै से है तो मैंने ऐसे किया था, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, प्रेम लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो ये थोड़ा सा आप मन लगा के इनकी याद करनी पड़ेगी। इनकी ट्रिक कोई नहीं बन रही है तो आपको, और हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये सारी फीमेल के नाम पर हैं। इस तरीके से मैंने इन्हें याद की थी। फीमेल के नाम पर कैसे हैं देखो, प्रेम लता, प्रेम संपत्ति लता, लता और श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, 3 लता आ गई। लता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, और चौथी कौन है, देवयानी। ठीक है, तो याद हो जाएंगी। ये सब किसकी थी, ठाकुर जगमोहन की। अब आप तुम कुछ भी लगा लो, ट्रिक में कुछ भी ऐड कर लें। ठीक है, दोस्त थी, बहन थी, कुछ भी लगा लें आप, आपको ट्रिक बनानी है। अंबिका दत्त व्यास की बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ही तो कवि हैं, इसमें कौन से ज़्यादा हैं देखो, राधा कृष्ण दास हैं 1 2 3, और ये प्रताप नारायण 4, बद्री नारायण 5, और एक भारतेंदु, 6 कवि हैं सारे। तो आसानी से याद हो जाएंगे। और भारतेंदु मंडल याद होते ही आपका एक गढ़ जीत लोगे। इस यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। ठीक है। एक बिहारी विहार भी है, वो इनकी सतसई है। बिहारी विहार, ये मैंने पहले भी बताई थी, बिहारी लाल पर इन्होंने सतसई लिखी थी, तो बिहारी विहार भी है इनकी। ठीक है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, 3 ही तो कवि रचनाएं आप याद कर लेंगे। अब बात आती कृष्ण दास की। 2 ही रचनाएं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछी जाती हैं। कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, भारत भारमासा और देश दशा। भारत की 12 के 12 महीनों हमारे देश की दशा बुरी कर रखी थी अंग्रेजों ने। इस तरीके से आप याद कर लें और वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। अभी हमने रसा उपनाम किसका पढ़ा था, ये भारतेंदु जी का पढ़ा था उपनाम। अब ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि अब्र नाम से कौन कविताएं लिखता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ये किस नाम से लिखते थे उर्दू में, अब्र नाम से। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वही याद कर लेना। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व। देखो ये प्रेमघन की जो रचनाएं थी यहाँ पर थी, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, तो प्रेमघन सर्वस्व ये याद रखना, प्रेमघन सर्वस्व ये भी यहीं पर शामिल कर लेना, इनकी रचनाओं में लिख लेना। ठीक है। तो इनकी सारी जो कृतियां हैं ना, जितनी भी रचनाएं लिखी, उन सभी का संकलन किस नाम से किया, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नारोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। मतलब पहले आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले का भेद चला था, महात्मा गांधी भी इसके शिकार हुए थे। तो प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नारोजी को किसी ने काला कह दिया था, तो इससे प्रेमघन जो है नाराज हो गए थे और इन्होंने क्या लिखी, क्रोधपूर्ण जो है रचनाएं लिखी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। यति, यति का मतलब यति गति होती है ना, यति गति, विराम जो पीछे का होता है, लैसी होती है एक छंद में, तो यति भंग प्राय मिलता है। यति देखना, जब आप छंद पढ़ेंगे ना, यति गति लय विराम ये सारे छंद के पार्ट हैं। तो प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा जो है ये कविता इन्होंने रचना खड़ी बोली में की थी। ठीक है। देखो खड़ी बोली की बात ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है, क्योंकि रीतिकाल तक ब्रजभाषा का बोलबाला था। अब ये तो है नहीं कि रीतिकाल एक पॉइंट पर आकर समाप्त हो जाएगा। कुछ कवि ऐसे हैं जो आधुनिक काल आते आते तक भी ब्रजभाषा में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ से खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी थी।
उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक में संकलित किया गया। ठीक है, ये प्रताप लहरी त्रिप्यांतम अभी मैंने बताया था। ठीक है, पावस पच ये याद रखनी है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रैप्यांतम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टीजीटी जैसे एग्जाम के लिए कि हर गंगा, त्रैप्यांतम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, ये चारों रचनाएं किसकी हैं याद रखना। ये किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हैं। इनमें से किसी एक का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। अब ठाकुर जगमोहन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतेंदु काल में ऐसा कौन सा कवि था जिसने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया या ज़्यादा कविताएं लिखी? तो ऐसे थे ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। वैविध्य जो शब्द है ये विविधता से बना है कि इन्होंने जो विंध्य पर्वत नहीं था हमारा विंध्य पर्वत, विंध्य के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी प्रकृति का अनेक प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। अब नेक्स्ट आगे नाम आता है जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में वर्णन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, इसे भी स्टार जितने मर्जी लगाएं। ये आपसे पूछ लेंगे कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत का अनुवाद किसने किया ब्रजभाषा में? तो आपसे पूछ लेंगे ठाकुर जगमोहन ने। प्रश्न पूछ सकते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत का कौन सी भाषा में अनुवाद किया? तो बताना ब्रजभाषा में। आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अंबिकादत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लें। सुकवि की उपाधि किसको प्राप्त थी? अंबिकादत्त व्यास को। प्रश्न नंबर 1। अब समस्या पूर्ति किसने की? ये देखो समस्या पूर्ति क्या होती थी कि पहले कोई कवि थे ना, ये एक लाइन या दो लाइन लिखकर डैश डैश करके छोड़ देते थे कि इसको समझो और लिखो कि कवि ने ये कविताएं, ये जो पंक्तियां लिखी हैं वो किसके संदर्भ में लिखी हैं और आगे सटीक क्या बैठेगा उस कवि के दिमाग में क्या चल रहा था, तो इसकी पूर्ति करनी होती थी। तो इस तरीके से पूर्ति किसने की? अंबिकादत्त व्यास ने। और प्रसिद्ध हुई अपने जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में, ये एक सभा थी। पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो रानी विक्टोरिया, ये दोनों थी, इनकी इन्होंने समस्या की पूर्ति की थी। ये दो लाइनें देके आपसे पूछ लेंगे कि इस समस्या की पूर्ति किसने की थी? तो आपको बताना अंबिकादत्त व्यास ने। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण है ये इनकी रचना शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। और साथ ही फारसी छंद में फारसी ये क्या है यहाँ पर साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। अब अगला पॉइंट देखिए, राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी कई एक बार प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की? तो बताना राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, भारतेंदु काल के अन्य कवि कौन कौन से हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, एक दो आप लिख लेना। मैंने इनमें से दो ही किए थे। नवनीत चतुर्वेदी, इनकी कुब्जा पचीसी रचना थी, एक एक हैं। गोविंद गिला भाई की भी मैंने याद की थी, और कौन कौन सी की थी? श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधिनी, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, बस इतनी की थी मैंने, आप भी इतनी कर लेना। और एक मैंने दुर्गादत्त व्यास की थी, और दुर्गादत्त व्यास की मैंने कौन सी की थी? अधमो द्वार शतक, और राधा चरण गोस्वामी की नवभक्त माल, बस इतनी मैंने याद की थी। तो आप भी इतनी कर लें, बाकी जो है नहीं पूछे जाते कहीं पर भी। तो दोस्तों यहाँ से भारतेंदु मंडल के सारे खत्म हो जाते हैं, कवि जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं। तो भारतेंदु युग के जितने भी
आप कभी मैंने बताए 6 तो ऊपर बताए थे, 6 के बाद इनमें से आप कौन कौन से लिखोगे, तो नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा 25सी, ये भी याद ऐड कर लें, गोविंद गिल्ला बाई की ये सारी ऐड कर लें, और उसके बाद दुर्गा दत्त व्यास की अधमो द्वार ये भी ऐड कर लें, और राधाचरण गोस्वामी की, वो राधा कृष्ण दास था, ये राधाचरण गोस्वामी है, इनकी रचना है नवभक्तमाल। आप देखो कुछ एक आज भारतेंदु युग को हम पूरा ही कर देंगे। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह, देखो मैंने समस्या पूर्ति बताई थी ना, उस समय प्रचलन में थी ये। उसकी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में अगर आपसे पूछे तो क्या प्रवृत्ति थी, समस्या पूर्ति की भी प्रवृत्ति थी। प्रवृत्ति का मतलब उस समय जो काव्य रचनाएं हो रही थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है। तो दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति सर्वस्व इस नाम से है, गोविंद गिल्ला बाई की ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, इतना डीप नहीं जाना। अब कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट है और भारतेंदु युग से पंक्तियां पूछी जाती हैं, ये सारी मैंने आपको दिखा दी है। अब इनमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सोल। करे कि अपनी निज भाषा में, निज भाषा उन्नत सहे आहे सब उन्नति, अगर मनुष्य को चारों तरफ से उन्नति करनी है तो उसे अपनी भाषा की उन्नति करनी होगी, भाषा पर ध्यान देना होगा। जब तक आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आपके हृदय में जो पीड़ा है वो नहीं सुलझ सकती। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद और देख लेते हैं, एक बार आप और भी देख लेना, क्या पता आपसे कुछ पूछ ले। और उसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, पिए प्यारे तिहारे निहारे। उसके बाद है, देखो यहाँ पर मुझे याद आया, देखो ये भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुसे, बाहिर बातन में असे तेज क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। ये दो पंक्तियाँ भी भारतेंदु जी की हैं। और उसके बाद है बस बद्री नारायण चौधरी प्रेम गण की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो ये री, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी, ठीक है, सभी रत्नों की खान है भारत, ये अंबिका दत्त व्यास की है। और उसके बाद है कुछ और इम्पोर्टेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रताप नारायण मिश्र की भी एक इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ है ये री, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये मैंने बाल विधवा कर रखा था, बस जिस पंक्ति में बाल विधवन आ जाए ये प्रताप नारायण मिश्र की है, मैंने इस तरीके से याद कर रखी थी, तो आप भी कर ले। ये ठाकुर जगमोहन की है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं, फिर द्विवेदी युग की कल शुरुआत करेंगे, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछ ले। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक के मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। देखो काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात आपसे पूछे तो किसने किया, अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। इनकी 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन, ये एक पुस्तक का नाम है, खड़ी बोली आंदोलन, ये किसकी पुस्तक थी, अयोध्या प्रसाद खत्री की, ठीक है। यहीं से खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। ध्यान से देखें, अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ये जो इनकी पुस्तक थी इसमें ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से ही इनकार कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, हो सकता है कहीं पूछ ले आपसे। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। यानी कि भारतेंदु युग के आसपास जो खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जा रही थी उन सभी खड़ी बोली की कविताओं का संकलन जो है इस कवि ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य इस नाम से संकलन किया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। एक प्रश्न और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। तो ये 5 स्टाइल आप याद रखें, हो सकता है ये भी प्रश्न पूछ ले। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले ये आप रहने दें।
इतना ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों आता है द्विवेदी युग, और कल से हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूँगी आपका सिलेबस संपूर्ण। तो दोस्तों बस आप लगातार जैसे कि वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, और बस कमेंट ज़रूर करके भेजें तो मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।